हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। अभी एक क्लास आप लोगों की मिस हो गई क्योंकि मैं किसी बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए आपकी क्लास नहीं आ पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास कंटिन्यू नहीं रहेगी। इस बार मैंने जो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ शुरू की है, ये रुकने वाली नहीं है। आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। कभी कभार की बात अलग है कि हम कहीं गए हुए हैं किसी बहुत ज़रूरी कार्य से, तो आपको क्लास भले ही ना मिल पाए, ठीक है। बाकी आपको क्लास कंटिन्यू मिलती ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर 1 के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखा, ठीक है। अब हम तीसरे लेक्चर में आज भी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखने जा रहे हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई जगह आपको काम आ सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने एक सवाल भी कराया था, वहाँ पर मैंने कहा था कि जल की मोलरता 55.56 होती है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि होती कैसे है, निकाल करके बताएंगे। आंसर तो इसका यही है। आंसर इसका ये इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया क्योंकि मैं पिछले क्लास में इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो आंसू जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन कैसे सही है जरा इसको देख लीजिए। जो मोलरता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको कंफ्यूज करने वाले किताबों में या विभिन्न जगह आपको मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, मोलरता, सिंपल सी बात है। मोलरता बराबर क्या होता है, H2O का भार, विलेय का भार, ठीक है। H2O का भार बटे अणुभार और बटे आयतन लीटर में, बटे आयतन लीटर में। एक सिंपल सी बात ही हो गई, ठीक है। तो H2O का भार, H2O का जो भार होता है वो कितना होता है, 1 लीटर। अगर हम 1 लीटर में तो ज्ञात करेंगे, यहाँ पर प्रति लीटर ज्ञात करेंगे ना। 1 लीटर जल का भार कितना होता है, सिंपल सी बात है। उसमें ज़्यादा फालतू का दिमाग लगाना ये सब बेकारी है, ठीक है। तो कई जगह मैंने देखा है कि बहुत लेंदी करके दिया हुआ है, लेकिन सिंपल सा तरीका ये है कि 1 लीटर जल हम लेंगे और 1 लीटर जल का भार जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। बटे अणुभार, अणुभार क्या होगा इसका, 18 होगा। जल का क्यों होगा, 1H का 1 होता है, 2H का 2 और ऑक्सीजन का 16। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। आयतन हमने 1 लीटर मान लिया। अब सिंपल सी बात है, आप इसको भाग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, यही आता रहेगा। तो 55.56 कर दीजिए और ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। एकदम सिंपल तरीका है। आपको घनत्व, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, ये सब फार्मूला लगा करके चीज़ों को लेंदी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपल सी बात है, 1 लीटर जल के सापेक्ष हम निकालेंगे और 1 लीटर जल का भार 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अणुभार 18 हो गया, आयतन 1 लीटर हो गया। तो सिंपल सी बात है, 18 से भाग कर दीजिए तो 55.56 हो गया, बात खत्म। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा इसको लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह इस सवाल को पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। तो चलिए देखते हैं। H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता है। तो मैंने सिंपल सा आपको एक फार्मूला बताया था, N/m बराबर, अगर अम्ल दिया है तो क्षारीयता, क्षार दिया है तो अम्लीयता। तो H3PO4 क्या है, अम्ल है। अम्ल की क्या होगी, क्षारीयता होगी। जिन लोगों ने पिछले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मैंने इसको डाल रखा है, ठीक है। दोनों वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। N/m, N/m का मान कितना है, m का मान यहाँ पर 1 m दे रखा है। m का मान 1 है, क्षारीयता कितनी है, 3 है। तो n बराबर कितना आ गया आपका, n बराबर कितना आ गया, n बराबर 3 आ गया। तो 3n का ऑप्शन सही है। इसका मतलब हमारा ए वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 5 लीटर 2 m NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या बताओ। तो सिंपल सी बात है, मोलरता देखिए ना, मोलरता, तो मोलरता का फार्मूला लगा दो। सिंपल सी बात है, मोलरता बराबर क्या होता है, NaOH के मोल पूछ रहा है ना, NaOH के मोल, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यही तो होता है। आयतन लीटर में, यही फार्मूला होता है, आयतन लीटर में। तो मोलरता दे रखी है, मोलरता
2m दे रखी है, NaOH के मोल हम स्मॉल n मान लेते हैं। आयतन लीटर में कितना दिया हुआ है? 5 लीटर दे रखा है, 5 लीटर। तो n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर 2 गुणा 5 आ जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। तो 10 मोल होंगे। मोलों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? आंसर ए एकदम करेक्ट आंसर है। आंसर ए एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए किसी भी ऑब्जेक्टिव को करने में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन तक भी, जो हमसे ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते, वहाँ तक उन लोगों के पास भी ये सारी चीज़ें पहुँच सके। ठीक है, और आपको कैसी लगती है वीडियो, कैसा क्लास लगता है, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या सुधार किया जा सकता है, क्या और चीज़ें की जा सकती हैं, या सब कुछ परफेक्ट है? जैसा भी आपका इस लेक्चर को लेकर के आपके मन में जो विचार हो, उसको ज़रूर कमेंट में आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है कि 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या। हमने आप लोगों को बताया है कि मोल जो अणुभार होता है वो किसका होता है? अणुभार हमेशा 1 मोल का होता है। अणुभार हमेशा 1 मोल का होता है। और H2O का अणुभार कितना है? H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कितना है? 1 H का 1 होता है, 2 H का 2 हो, और ऑक्सीजन का 16। तो 16 2 कितना हो गया? 18, जो कि किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। यानी जो 18 ग्राम है वो 18 ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो, 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल पर मोल। 1 मोल का भार 18 ग्राम है। सिंपल सी बात ही हो गई। H2O का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल है। प्रति मोल का मतलब 1 मोल। तो 1 मोल का भार कितना है? 18 ग्राम है। तो सिंपल सी बात है, चूंकि 1 मोल 18 ग्राम, उल्टा कर लीजिए, क्योंकि 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है? 1 है। 1 मोल 18 ग्राम का, या 18 ग्राम में 1 मोल है, बात तो एक ही है। इसलिए 1 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/18 होगी। और इसलिए कितना दे रखा है? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/18 गुणा 90 होगी। तो 18 पंजे 90, तो यानी 5 मोल होगा। 18 का 18, 18 पंजे 90। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखा जाए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए, अगला सवाल दिया हुआ बहुत ही अच्छा सवाल है, महा इम्पॉर्टेंट। इसे आप कह सकते हैं महा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है, कई कंपटीशंस में इस सवाल को पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि सांद्रता प्रकट करने की कौन सी विधि है जो ताप पर, ध्यान देंगे, जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। यानी सांद्रता प्रकट करने की ये 4 विधियां आपको दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। अब जरा हमारी बात को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमारे पास एक पात्र है, ठीक है, इसमें यहाँ तक विलयन भरा हुआ है, समझेंगे, यहाँ तक इसमें विलयन भरा हुआ है। अभी इसका आयतन इतना है, अभी इसका आयतन इतना है, ठीक है। जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, यानी इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मान लो यहाँ तक आ गया, अब वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। अब मोल इसके अंदर उतने ही हैं, मोल या ग्राम तुल्यांक जो भी हैं, जो विलेय आपने घोला वो इतना ही है, लेकिन आयतन बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन बढ़ गया। तो कह रहे हैं ताप पर निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ गया। इसका मतलब आयतन से संबंधित जितनी भी सांद्रता इकाइयां होंगी, आयतन से संबंधित, उन सभी पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। जो आयतन से संबंधित नहीं होगी उसी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, देखते हैं कौन कौन है। देखिए, मोलरता, विलेय के मोल बटे आयतन लीटर में। तो आयतन बढ़ाओगे तो क्या होगा? जैसे अब देखिए, आयतन बढ़ा दिया हमने, तो प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या घट गई। अभी जो मोल इतनी जगह में फैले हुए थे, अब उन्हें और जगह मिल गई इतनी एक्स्ट्रा फैलने के लिए। तो जो अभी घने घने थे, यहाँ पर अगर हम एक बॉक्स बना दें, इसके अंदर मान लो अगर 20 कण थे, अब वो 20 कण जब फैलेंगे, जब आयतन बढ़ेगा, तो वो 20 कण भी तो इधर उधर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या घट नहीं जाएगी,
प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या घट जाएगी, कणों की संख्या घट जाएगी तो मोल घट जाएंगे, ग्राम तुल्यांक घट जाएंगे। तो प्रति इकाई आयतन में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बदल जाएगी। ठीक है, तो मोलरता आयतन पर निर्भर करती है, इसलिए ताप इसको प्रभावित करेगा, इसको करेगा। नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक। नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यानी आयतन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी आयतन इन्वॉल्व है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है ना, ये लीटर, यहाँ भी लीटर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आयतन इंक्लूड है, इसीलिए ताप बढ़ाओगे तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ग्राम प्रति लीटर में साफ साफ दिख रहा है 1 लीटर में कितना ग्राम घुरा हुआ। अब तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आयतन 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। जब बटे वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, जब उनका कैलकुलेशन करोगे तो सिंपल सी बात है, डेटा आपको अलग मिलेगा, रिजल्ट आपको अलग मिलेगा, तो इस ये भी प्रभावित होगी। लेकिन मोललता प्रभावित नहीं होगी, ये प्रभावित नहीं होगी। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। अब ये प्रभावित क्यों नहीं होगी, इस पर ध्यान दीजिए, क्यों प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, यही तो होता है ना मोललता का, यही तो फार्मूला है। स्मॉल m बराबर मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब वो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा घटेगा या जो भी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाएगा, घटा दोगे तो घट जाएगा। आयतन टेम्परेचर कम करोगे तो आयतन कम भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन विलायक का जितना भार है, अगर आपने इसमें 1 किलो घोल दिया 1 kg, तो वो 1 kg ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 1 लीटर, तो 1 लीटर नहीं रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। मान लो आयतन इतना हो गया तो 1 लीटर नहीं, 1 लीटर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आयतन तो 1 लीटर से अधिक हो जाएगा, लेकिन विलायक का भार जो है वो 1 किलोग्राम अगर पहले था तो 1 किलोग्राम ही रहेगा। आयतन बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये मोल आपके जो घुले हैं वो घुले ही हैं, तो ना तो इनमें कोई चेंज है ना इसमें कोई चेंज है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों में कोई चेंज इसमें तो होना ही नहीं। इसकी तो बात ही खत्म करिए, जितने मोल एक बार घोल दिए उतने घुले हैं। लेकिन जो भार है विलायक का, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, आयतन बढ़े या घटे, आयतन वॉल्यूम कितने अप डाउन हो जाए, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोग्राम अगर आपने लिया है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा। तो जो मोललता आपकी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले आएगी वही टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आएगी। भाई अगर टेम्परेचर घटा दोगे तब भी उतनी आनी है। ठीक है, तो ये ताप से अप्रभावित है, ताप का इस पर, इस राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये कई कंपटीशंस में पूछा गया है सवाल, कई कंपटीशंस में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, इसीलिए मैंने लिख दिया महा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है। आयोडीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यानी जो आयोडीन है उसके क्रिस्टलों को जब आप गर्म करोगे तो आयोडीन के क्रिस्टल कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस। ये ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका ऊर्ध्वपातन, ये वाला आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। गलन, गर्म करने पर गलन होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, गलन तो होगा ही नहीं, संघनन भी नहीं होगा। ठीक है, और बाष्पन भी नहीं होगा, तो ऊर्ध्वपातन होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है। तो आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो ठोस होते हैं, कपूर के समान। जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है गर्म करने पर, यानी कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। उनका ये जो गुण है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आयोडीन के क्रिस्टलों में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है। तो हीरा देखो कार्बन से बना, कार्बन एक तत्व है। ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कार्बन एक तत्व है। और जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। ये तत्व नहीं है, ये यौगिक है। H2O कौन है, यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 2 तत्व मिल गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 तत्व मिल गए। तो
हीलियम भी एक तत्व है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कार्बन, इसमें हीरा और ग्रेफाइट, इसमें हीरा में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और इसमें हीलियम है। तो ये कार्बन और हीलियम में तत्व हैं। लेकिन जल का फार्मूला क्या है? H2O, और H2O में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही सवाल में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है। तो तत्व कौन नहीं है? ये वाला जो पदार्थ है वो तत्व नहीं है। ये कौन है? ये भी जान लीजिए, ये यौगिक है। यौगिक कौन होते हैं? दो तत्वों के आपस में निश्चित अनुपात में बने पदार्थ पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। दो तत्वों का जब निश्चित अनुपात लिया जाता है, जैसे कि अगर हम आयतनात्मक अनुपात की बात करें तो जल का निर्माण किस आयतनात्मक अनुपात में होता है? 2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो यौगिक कौन होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। तो H2O में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए ये तत्व नहीं है। हमसे यही सवाल तो किया जा रहा है, तत्व कौन नहीं है? कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है? तो जल तत्व नहीं है, यौगिक है। अगला देखिए, वायु को निम्न में से क्या कहा जा सकता है? वायु को यौगिक कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वायु में ढेर सारे क्या हैं? यौगिक और तत्व हैं। जैसे कि वायु में कौन है? वायु में कौन है? ध्यान देंगे यहाँ पर, वायु में कौन है? नाइट्रोजन है, 78% तत्व है ये। ठीक है, ऑक्सीजन है, कौन है? तत्व है ये। कार्बन डाइऑक्साइड है, यौगिक है ये, यौगिक है ये। ठीक है, अन्य भी गैसें इसके अंदर मौजूद होती हैं, जैसे CO है, या फिर प्रदूषण की वजह से बहुत सारी प्रदूषित गैसें भी आज की डेट में आ गई हैं। NO2 है, NO है, ये सब गैसें भी आ गई। लेकिन मुख्य रूप से ये गैसें तो इसमें प्रेजेंट रहती ही हैं। कोयले को जलाने पर, जहाँ कोयला जलता है उस क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। ठीक है, और ठंड में एक घटना घटित होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उससे क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिस कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन फिर वो लेना बंद कर देता है हीमोग्लोबिन। तो कई बार क्या होता है, अंगीठी जला के लोग ठंड में रख लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जलने से लगातार बनता रहता है और हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित होता रहता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित होता रहता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उस कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से जिस पॉइंट पर ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, फिर ऑक्सीजन जुड़ने की जगह नहीं बचती। तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वो ऑक्सीजन लेना ही बंद कर देता है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं लेगा तो क्या होगा आप बताइए? तो मरना निश्चित है। तो व्यक्ति मर जाता है, उसे पता भी नहीं लगता है। ठीक है, सुबह लोग उठते हैं, अरे तो एक्सपायर कर गए। कई बार आप लोगों को ठंड के मौसम में ये न्यूज़ भी पेपर में देखने को मिलती होगी कि अंगीठी की आग जलाने से दम घुट गया और दम घुटने से मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के हम क्या बात कर रहे हैं कि वायु को हम कह क्या सकते हैं? तो वायु क्या? विभिन्न गैसों का मिश्रण। ये सब गैसें हैं, N2, O2, CO2 और इत्यादि जो प्रदूषित गैसें भी आज की डेट में मिश्रित हो गई हैं। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, कोई यौगिक नहीं है। ठीक है, इसमें यौगिक भी हैं, तत्व भी हैं। ठीक है, और तत्व भी हैं इसके अंदर, लेकिन सारे तत्व नहीं हैं, ये भी जान लीजिए, सारे तत्व नहीं हैं। तो मिश्रण एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। मिश्रण इसका एकदम सही आंसर है, एग्जैक्ट, बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम में जो आंसर है वो कौन है? मिश्रण है। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एक संख्या दी हुई है, पूछ रहा है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको सार्थक अंक पढ़ाए हैं, उसमें मैंने बताया था कि शून्य को छोड़ करके जितने भी अंक हैं वो सब सार्थक अंक हैं। अब शून्य कब सार्थक अंक होगा, कब नहीं होगा, ये बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया है, जो रेगुलर क्लास चलता है उसमें। तो शून्य सार्थक अंक, शून्य जो होता है वो सार्थक अंक कब होगा कब नहीं, मैंने लिखाया है स्पष्ट तौर पर। अगर वो अशून्य अंक से पहले है, अशून्य अंक से पहले, तब वो सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन अगर अशून्य अंक के बाद है और दशमलव लगा हुआ है, जैसे 2000 लिखा हुआ है, तो अभी ये सार्थक अंक नहीं माना जाएगा।
इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे। लेकिन अगर यही लिख दो 2.000 तो ये 4 सार्थक अंक होगा यहाँ पर, ओ सॉरी 1 सार्थक अंक होगा यहाँ पर, केवल 2। इन जीरो को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। यानी जो 2 अंक है, यानी जो 1 अंक है, टोटल काउंट 1 होगा ना, 2 इसलिए किया क्योंकि 2 लिखा हुआ है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर अगर आपने लगा दिया, दशमलव लगा दिया, तो ये सब सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे, 4 के 4 हो, तब सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। तो लेकिन अगर दशमलव नहीं लगा हुआ है और 2 के बाद 0 है तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था। और क्या बताया था कि अगर 2 अशून्य अंक है, जैसे 2 है और ये 2 है, इसके बीच कितने भी शून्य लगा दीजिए वो सब सार्थक हो जाएंगे, सब सार्थक। 2 अशून्य अंकों के बीच में, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, सार्थक अंकों की संख्या कुल 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इधर अशून्य अंक है, इधर भी अशून्य अंक है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सारे अंक गिन डालो, सबके सब सार्थक अंक हैं। 1 2 3 4 5, 5 के 5 सार्थक अंक हैं और पहला ही आंसर हमारा सही एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर कोई आपको पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, कोई डाउट हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, तब आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ, आगे के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में इतने बहुविकल्पीय, इतने एमसीक्यूज सफिशिएंट हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर इस चैप्टर के और करा दीजिए, तो मैं और करा दूंगा। अदरवाइज मैं अगली बार जो सेशन यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, अगले सेशन में चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बाकी आप अपनी राय दे दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि इसके कुछ और करा दी जाए तो मैं और करा दूँगा। ठीक है, नहीं तो मैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज अगले लेक्चर में कराऊँगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में आगे के इसी तरह के बढ़िया और सुंदर अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो के लिए। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और ये सब चीज़ें आप जानते हो क्या करना रहता है। तो ये सारा अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो हमारे पास पढ़ते हों ना पढ़ते हों, सबको शेयर कर दीजिए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।